हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ हमारी 12.2 कंप्लीट हो जाएगी। और आपको भी नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व करने हैं ताकि सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट हो जाए आपको क्रिस्टल क्लियर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। A cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shades, each requiring the use of grinding or cutting machine and a sprayer। तो यहाँ पर हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हमें ग्राइंडिंग मशीन और स्प्रेयर को यूज़ करके, तो ये तो हो गए हमारी रिसोर्सेज, क्या बनाना है? पेडेस्टल लैम्प बनाना है और शेड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक टेबल। तो रिसोर्सेज तो हमारे हो गए, कटिंग मशीन और स्प्रेयर को यूज़ करना है, और आइटम्स बनाने हैं पेडेस्टल लैम्प्स और वुडन शेड्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैम्प। तो पेडेस्टल लैम्प को बनाने के लिए कटिंग मशीन पे कितना 2 आवर्स लगता है और स्प्रेयर पे कितना लगता है 3 आवर्स। ऑल राइट, अब वुडन शेड्स की भी इंफॉर्मेशन है। इट टेक्स 1 आवर ऑन द ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ शेड। ठीक है, तो 1 आवर यहाँ पर लगता है और 2 आवर स्प्रेयर पे लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। ऑन एनी डे, किसी भी दिन, द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स। ठीक है, तो जो स्प्रेयर है वो 20 आवर्स एट द मोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो हमारा कंस्टेंट हो गया क्योंकि इंडेफिनिटली तो चल नहीं सकता है स्प्रेयर या कटिंग मशीन। तो चलिए लिख लेते हैं, एट मोस्ट 20 आवर्स इज अवेलेबल फॉर, है ना, स्प्रेयर। और क्या है? एंड द ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स। तो ये है हमारी एट मोस्ट 12 आवर्स अवेलेबल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ अ लैम्प इज 5 रुपीज। तो लैम्प की जो सेल से प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5 रुपीज पर लैम्प, है ना। एंड दैट फ्रॉम अ शेड इज ₹3। तो शेड से कितना मिल रहा है? 3 रुपीज। Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? तो हमें ये बताना है कि इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ, है ना, और कितना टाइम लग रहा है, इन सब इंफॉर्मेशन के साथ जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से वो मैक्सिमाइज कर सकता है। उसको कितने पेडेस्टल लैम्प बनाने चाहिए और कितने वुडन शेड्स बनाने चाहिए, जब ये भी फिक्स है कि कितना वो ये कटिंग मशीन और स्प्रेयर को यूज कर सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बताना है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसी को बोल देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पेडेस्टल लैम्प है वो x बनते हैं, है ना, और वुडन शेड्स y बनते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का फंक्शन हो जाएगा वो कितना होगा? देखो, पेडेस्टल लैंप पे 5 रुपीज मिल रहा है पर पेडेस्टल लैंप, और एक्स लैंप हम बनाएंगे तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 × x। सिमिलरली y वुडन शेड्स बना रहे हैं और 3 एक वुडन शेड पे प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 3y। तो जो ये प्रॉफिट का फंक्शन है यही हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट। और कंस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो कटिंग मशीन पे कंस्टेंट है एट द मोस्ट 12 आवर्स का, तो इसीलिए 2 आवर्स लगता है पेडेस्टल लैम्प में और x पेडेस्टल लैम्प बना रहे हैं, तो इसलिए पेडेस्टल लैम्प में कितना टोटल टाइम लगेगा कटिंग मशीन का? 2x। सिमिलरली 1 × y हो जाएगा, है ना, और एट द मोस्ट 12 आवर्स, दैट मीन्स 12 से ये कम ही होना चाहिए जो ये टाइम लगा है ना, 12 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते हैं, कम हो तो भी चलेगा। स्प्रेयर की अगर हम बात करें तो इस पे हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर कितना है 2 आवर्स लगता है और y वुडन शेड्स हैं, तो ये आ जाएगा 2y और कंस्टेंट कितना है 20 आवर्स का। ठीक है, तो ये तो हमारे 2 कंस्टेंट्स हो गए। और अगर हम बात करें वो पेडेस्टल लैम्प की क्वांटिटी की, तो x बन रहा है, तो x जो है वो नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, है ना, कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए हम इस पे भी कंस्टेंट लगाएंगे क्या?
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए कंस्ट्रेंट्स, और इन कंस्ट्रेंट की हेल्प से हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत पहले भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्विंग। तो अब हमारा सबसे पहला टास्क है फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी जो इनइक्वालिटीज है इनको प्लॉट करना है, और उसमें जो भी कॉमन पोर्शन होगा वही हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12 की हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 12 करके। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो देख लेते हैं इस लाइन को प्लॉट करने के लिए। क्या क्या आएंगे, सपोज ये है हमारा एक्स वाई, तो अगर इसमें x 0 रखें है ना, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 12, तो x 0 तो y 12, और अगर y 0 पुट कर दे तो 2x इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 6। सिमिलरली हम प्लॉट कर लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेंगे कौन सा पोर्शन इसको सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को। तो ये हो गया x y, और यहाँ पर अगर हम x को 0 रख दें तो y कितना होगा, 2y इक्वल्स टू 20 बचेगा। करेक्ट, तो y आ जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10, और y अगर 0 पुट कर दे तो 3x इक्वल्स टू 20, तो x आ जाएगा 20/3, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें इनको प्लॉट करना है। तो ये हमारा ग्राफ है, इस पे सपोज ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये आ गया है y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0,0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 0,12 प्लॉट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 ब्लॉक्स तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 1 ब्लॉक को 2 यूनिट्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 0,12 तक जाना है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो ये आ गया है 0,12। और अगर हम बात करें 6,0 की, तो ये आएगा x एक्सिस पे 2, 4, 6। ठीक है, तो 6,0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों को अब ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। तो परफेक्टली वहाँ से नहीं पास हुआ है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 हो गया हमारा ये वाला लाइन। अब बात करते हैं हम 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 के लिए, है ना। इसको प्लॉट करना, तो 0,10, तो ये था हमारा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,10, है ना। और ये है 20/3, तो ये कितना है, 7 से थोड़ा कम, है ना। तो 3 7 जो 21 होता है, तो 7 से थोड़ा कम। तो 7 कहाँ पर है, ये था हमारा 6,0। ठीक है, और ये है 8,0, तो 6 और 8 के बीच में आएगा कहीं पे 7, तो 7 से थोड़ा सा कम, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20/3,0। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रेंट्स है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारी y इक्वल्स टू 0, तो इससे ऊपर ही होना चाहिए ग्रेटर देन, है ना। और ये है x इक्वल्स टू 0, तो इससे इधर। तो इन दोनों जो इक्वालिटी की बात है उससे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन पोर्शन मिल जाता है। ठीक है, और हम बेसिकली हम पहले भी बताए हैं लास्ट वीडियोस में कि जो इसका मीनिंग है वो ये है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीजन को डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनका जो ये है, ये वाली लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, है ना, ये वाली लाइन। तो इसने क्या किया कि जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। करेक्ट, एक तो उधर और एक इधर। तो हम देखेंगे कि कौन सा पोर्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स जो इनइक्वालिटी है इसको किधर आएगी, है ना, किधर का रीजन आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये ओरिजिन है 0,0 उसको इसमें सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, तो इधर का रीजन कॉमन होगा, है ना, उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो उधर की साइड हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 0,0 अगर इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 0, 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये सही है, यस, ये तो सही है। तो इसलिए हम बोल दें कि जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 की जो लाइन है उससे इधर वाला रीजन हमारा होगा। ठीक है,
तो जो ये इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12, इधर का रीजन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सिमिलरली 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 20 में अगर हम ओरिजिन पुट करें तो ये आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये भी सही है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो ये दूसरे वाली लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये भी इधर का रीजन ही सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, ये वाली लाइन है ना। और पहले कौन सी थी, ये वाली लाइन। तो आप देख रहे हो कि जो कॉमन रीजन है वो इधर की साइड ही आ रहा है, और हमें पता है कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसके कारण क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम डील कर रहे हैं। तो जो हमारा कॉमन रीजन है वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है, उधर से दोनों का कॉमन और इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन। तो जो ये पोर्शन है मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये कुछ आएगा और यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा और यहां से ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि ये क्या है, तीनों चारों तरफ से बाउंडेड है ना, ये इंडेफिनिटली नहीं बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या, बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो अब हमारा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, फिजिबल रीजन पता चल गया है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक तो ओरिजिन ही हो गया, एक हो गया है ये 6,0, सपोज ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है हमारा सपोज बी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। और जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है वो है ये, तो इसको सपोज मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो बी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हमें सॉल्यूशन करना होगा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर सिंगल y है, तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 4x प्लस 2y इक्वल टू 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो अगर माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल, 4x माइनस 3x बचेगा x, 24 माइनस 20 आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया है 4, ठीक है। अब y कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज इसमें रख लेंगे x इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 3 4 जो 12 प्लस 2y इक्वल टू 20। तो 12 उधर जाके माइनस होके कितना बन जाएगा 2y इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट मीन्स 8, तो y भी कितना आ गया हमारा 4। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 है ना, तो b पॉइंट आ गया है 4,4। चलिए अब ये हमारा सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, थर्ड टास्क विच इज हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं इन कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो z o फाइंड आउट करें अगर हम, दैट मीन्स ओरिजिन को इसमें पुट करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा, है ना, 0 0। और अगर z a की बात करें तो यहाँ पर क्या है 6,0 है ना, तो 6,0 को इसमें पुट करो तो x की जगह 6 दैट मीन्स 5 6 30 है ना, और y की जगह 0 तो ये 30 ही रहेगा। और अगर z b की बात करें तो 4,4 इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 प्लस 4 की अगेन पुट करेंगे तो 3 4 12, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। और अगर z c की बात करें तो z c क्या है 0,10, तो 0 x की जगह पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 10 पुट करेंगे तो 3 × 10 हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या क्या वैल्यूज आ गया है देख लो ध्यान से, 0 30 30 और ये आ गया है 32। और हमें क्या करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, है ना। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मीन्स z मैक्सिमम हो जाएगा कितना 32, और कहां पर होगा एट b 4,4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। और अगर हम जो वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया था कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया है, वो हो गया है 32। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 32 तब होगा जब हमारा पेडेस्टल लैंप 4 बन जाएगा और वुडन शेड भी 4 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पेडेस्टल लैंप
शुड बी 4, है ना, 4 बनाने चाहिए डेली। और दूसरा क्या आइटम था, वुडन शेड, वो भी कितना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 4 आइटम्स पर डे। ठीक है, तो इन कंडीशन पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। A company manufactures 2 types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है, एक तो कटिंग और एक असेंबलिंग, और सोवेनिर्स है टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो टाइप ए में कटिंग टाइम में कितना लगता है ना, तो कटिंग टाइम लगता है 5 मिनट्स, तो चलिए लिख देते हैं 5 मिनट्स। और टाइप ए को ही असेंबली टाइम कितना लगता है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Souvenirs of type B requires 8 minutes and each for cutting and 8 minutes each for assembling. तो यहाँ पर है 8 मिनट एंड 8 मिनट। ठीक है, तो ये भी 8 मिनट और ये भी 8 मिनट। ऑल राइट, देयर आर 3 hours and 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग। तो कटिंग के लिए कितना कंस्ट्रेंट है, 3 hours and 20 minutes। ठीक है, तो अगर उसको हम मिनट्स में डील कर रहे हैं तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे 3 hours, तो 3 hours कितना हो, 180 मिनट्स, और एक्स्ट्रा भी 20 मिनट्स है ना, 20 मिनट्स, तो टोटल हो जाएगा 200 मिनट्स। तो कंस्ट्रेंट क्या है कटिंग टाइम पे, 200 मिनट्स। तो इससे कम यूज कर सकते हैं, बट 200 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये एट मोस्ट है। और अगर हम बात करें असेंबली टाइम की, तो यहाँ पर गिवन है 4 hours फॉर असेंबलिंग, तो ये हो गया हमारा कितना, 4 6 या 24, तो 240 मिनट्स। ठीक है, तो 240 मिनट्स हो गया है असेंबलिंग का। द प्रॉफिट इज ₹5 ईच फॉर टाइप ए, तो टाइप ए के लिए जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5, एंड ₹6 फॉर ईच टाइप बी, तो टाइप बी के लिए कितना है, ₹6। हाउ मैनी सोवेनिर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। वही तरीका है कि जो कटिंग टाइम है, असेंबलिंग टाइम है, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था लास्ट क्वेश्चन में, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टाइप ए है वो कितना बन रहा है, एक्स क्वांटिटी बन रहा है, और टाइप बी का कितना बन रहा है, वाई क्वांटिटी बन रहा है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वही मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं विच इज जेड। तो जेड कितना आएगा भाई, हमें पता है प्रॉफिट कितना है, 5 है ऑन ईच टाइप ऑफ ए, है ना, सोवेनिर। तो एक्स बना रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5x, है ना, 5 × x। सिमिलरली हम y टाइप बी के y सोवेनिर्स बना रहे हैं, तो एक पे प्रॉफिट कितना है, 6, तो ये आ जाएगा 6y। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आ गया है 5x + 6y, है ना। और अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो कटिंग टाइम पे जो कंस्ट्रेंट्स है वो है 200 मिनट का एट द मोस्ट। तो यहाँ पर 5 मिनट लेता है टाइप ए में, तो ये लिख देंगे हम 5x प्लस टाइप बी में कितना है, 8 मिनट है, तो इसको लिख सकते हैं 8y, और लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 200। ठीक है, तो ये आ गया है अपना 1 कंस्ट्रेंट ऑन कटिंग टाइम। अब असेंबली टाइम पे क्या है, 240 मिनट से कम ही होना चाहिए टाइम जो हम यूज़ करेंगे। तो टाइप ए में x × 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स, तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5x बचेगा प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट। तो रिसोर्सेज तो हमारे पास 2 ही है ना, कटिंग मशीन और असेंबली टाइम, तो वही हमें कंस्ट्रेंट देगा। लेकिन हमें पता है कि जो x है टाइप ए का जो नंबर बनेगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे हो गए 2 कंस्ट्रेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये सब हो गए कंस्ट्रेंट्स। तो इनकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो अब देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर भी लेस देन है और यहाँ पर भी लेस देन है। तो यहाँ पर हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम इतना तो मान सकते हैं कि ये इससे क्या होगा,
एक बाउंडेड फिजिबल रीजन बनेगा, ठीक है। तो वो सोल्व करना बहुत ही ईजी है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको चेक करना है कि कितना जेड का वैल्यू आएगा, उसी से ही जो भी लार्जर वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसको मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ ग्राफ पे, बस मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि जो जेड मैक्सिमम आएगा या प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा वो आएगा 160, और कहाँ पर आएगा, एट कोऑर्डिनेट 8,20, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट तो 160 है, और जो ये x है 8 है, तो ये क्या है, x का क्वांटिटी, दैट मीन्स टाइप ए का जो हमें क्वांटिटी बनाना है वो कितना बनाना है, x, ठीक है। और टाइप बी का क्वांटिटी कितना बनाना है, वो हमने y कोऑर्डिनेट माना था, है ना, y एज्यूम किया था, तो y कोऑर्डिनेट हमें टाइप बी की क्वांटिटी देगा, दैट मीन्स 20, है ना। और मैक्सिमम प्रॉफिट तो हम कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जब इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 160, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब सोल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। A merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model, that will cost 25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get the maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakhs and if his profit on the desktop model is 4,500 rupees and on portable model is 5,000 rupees। तो यहाँ पर हमें वही मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो मर्चेंट है वो डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल कंप्यूटर्स सेल कर रहा है ना। तो जो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ डेस्कटॉप वो सेल उसको स्टॉक करना चाहिए और नंबर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स उसको स्टॉक करना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, सपोज डेस्कटॉप x और ये y, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। तो उसने सोचा है कि उसकी जो डिमांड है वो कितनी होगी, 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी, विल नॉट एक्सीड, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है, कंस्टेंट जो है वो कितना होगा, एट मोस्ट, है ना, 250 यूनिट से ज़्यादा डिमांड नहीं होगी। और जो उसका बजट है या जो उसका कॉस्टिंग है वो कितना है, तो जो डेस्कटॉप मॉडल है उसका कॉस्ट कितना है, 25,000, है ना। और जो पोर्टेबल मॉडल है उसका कॉस्ट है 40,000 और उसका बजट कितना है, वो है उसका 70 लाख, ठीक है। तो 70 लाख उसका बजट है, तो यही हमारा कंस्टेंट हो गया कि वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो एट मोस्ट 70 लाख, है ना, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जिसको हमें अल्टीमेटली मैक्सिमाइज करना है। तो जो प्रॉफिट है वो है कितना, जो डेस्कटॉप मॉडल है उस पर तो 4,500 है ना, और जो पोर्टेबल मॉडल है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, उस पर 5,000 है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वही प्रॉफिट का फंक्शन होगा, है ना, उसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। तो जो जेड है वो कितना आ जाएगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट डेस्कटॉप पे कितना मिल रहा है, 4,500 का, और क्वांटिटी कितना हमने एज्यूम किया कि सपोज x उसको स्टॉक करना चाहिए, करेक्ट। तो 4,500x ये आ गया है प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर्स कितना होगा, 5,000 इंटू y, क्योंकि एक पे कितना मिल रहा है प्रॉफिट, 5,000, तो 5,000 इंटू y। तो ये कितना आ गया है, ये क्या आ गया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रॉफिट का फंक्शन। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो यहाँ पर देखो जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, डेस्कटॉप पे कितनी लग रही है, एक डेस्कटॉप पे 25,000, और हमने एज्यूम किया कि x डेस्कटॉप उसको होल्ड करने चाहिए या स्टॉक करने चाहिए। तो इसको बोल देंगे हम कि 25,000x उसको डेस्कटॉप पे खर्च करना होगा। सिमिलरली 40,000y उसको पोर्टेबल कंप्यूटर्स पे खर्चा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, y पोर्टेबल कंप्यूटर्स को स्टॉक करना है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है, 70 लाख। तो इससे कम ही होगा, है ना, क्योंकि उसका 70 लाख ही बजट है, तो 70 लाख से ही
उसके इक्वल या उससे कम ही खर्च कर सकता है वो, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं, देखो 3 जीरोस हैं एटलीस्ट सब में, तो सबसे पहले 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 25x प्लस 40y लेस देन और इक्वल टू कितना, 7000। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ये 25 सब जगह 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बचेगा 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 और ये 2 जीरोस रहेगी 1400। तो ये आ गया हमारा एक कंस्टेंट फ्रॉम द कोस्टिंग, ठीक है। और सेकंड कंस्टेंट आएगा नंबर ऑफ डेस्कटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर से, क्योंकि उसने बोला है कि उसको लगता है कि जो डिमांड है वो एटमोस्ट 250 यूनिट्स की ही रहने वाली है। तो इसलिए हम बोल दें कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 25, है ना, 250। तो 250 से ज़्यादा डिमांड उसकी नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पर जो x है और y है वो क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गए हमारे, ये तो आ गए तीनों चारों कंस्ट्रेंट्स, और ये आ गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू, है ना, समथिंग है, तो यहाँ से भी क्या बनेगा, एक बाउंडेड फिजिबल रीजन बनेगा जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे फिर आपको जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो जो भी लार्जर वैल्यू आएगी जेड की वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि बाउंडेड फिजिबल रीजन में लार्जर वैल्यू इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जो जेड मैक्सिमम होगा वो कितना आएगा, 1150,000, है ना, और कहां पर आएगा, 250 पॉइंट पे, ठीक है। तो यह आपका आंसर आएगा, आप मैच कर सकते हैं। तो 200 का मीनिंग क्या है कि ये तो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो जो हमने डेस्कटॉप माना था एक्स, तो उसको कितना करना चाहिए, डेस्कटॉप 200, ठीक है। और जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है वो कितना करना चाहिए, स्टॉक 50, ठीक है। तो अगर इतना वो करता है तो उसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 11,50,000 का, ठीक है। तो आप ये आंसर मैच कर सकते हैं और बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। A diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. Two foods F1 and F2 are available. तो हमारे पास 2 फूड्स हैं F1 और F2, और उसमें जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो होनी चाहिए विटामिन ए और मिनरल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया फूड F1 और फूड F2, और विटामिन ए और मिनरल्स पे हमारा कंस्ट्रेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए तो होना ही चाहिए पूरी डाइट के अंदर, ठीक है। तो जो विटामिन ए है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 80 यूनिट्स। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो वो कितना गिवन है, 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो यहां पर आ जाएगा एटलीस्ट 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर गिवन है फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट फूड, है ना। तो F1 का है 4 रुपीज पर यूनिट, एंड F2 कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट। तो ये आ गया हमारा 6। 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. तो जो फूड F1 है उसमें 3 units of vitamin A है ना, और 4 units of minerals है। 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A, that means 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. तो 3 units of minerals आ गया है। Formulate this as a linear programming problem. Find the minimum cost for diet that consists of mixture of these 2 foods and also meet the minimal nutritional requirements. तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को रीच करते हुए और मिनिमम कॉस्ट, है ना, हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा कॉस्ट का जो फंक्शन आएगा या, है ना, वही हो जाएगा हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा Z इक्वल्स टू, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो फूड F1 है वो हमारा X यूनिट बनेगा, है ना। तो सपोज ये आ जाएगा X और फूड F2 बनेगा Y यूनिट, है ना। इतने यूनिट्स की हमें ज़रूरत है। तो अब हम फिर जब मिनिमाइज करना होगा कॉस्ट को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो हम X और Y
सोल्व कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो जेड हो जाएगा 4x प्लस 6 की कोस्ट इसकी है 4f2 की, तो ये आ जाएगा 6y। तो ये तो आ गई है कोस्ट या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए कितना होना चाहिए। तो बोला गया है कि एटलीस्ट 80 यूनिट्स तो होना चाहिए, दोनों फूड के अंदर है ना, जो डाइट का मिक्सचर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो हमारा 3 है ना, 3 इंटू एक्स आ जाएगा फूड F1 के लिए, विटामिन ए के लिए। तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, है ना। तो इतना विटामिन ए हमारा होगा इन दोनों फूड के मिक्सचर में, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 80 यूनिट्स, दैट मीन्स 80 से अगर ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, बट 80 के इक्वल या 80 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम मिनरल्स की बात करें तो वो कितना आएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, और ये भी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 100 यूनिट्स, ठीक है। तो ये होना चाहिए एटलीस्ट 100 यूनिट्स। और इसी तरीके से अगर हम x की बात करें तो वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जो हमने यूनिट ऑफ फूड F1 माना है और यूनिट ऑफ फूड F2 माना है वो ज़्यादा ही होना चाहिए 0 से, है ना। नेगेटिव का तो कोई सेंस नहीं है। तो ये आ गए हमारे कंस्ट्रेंट्स और ये आ गया है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो चलिए इनको मिनिमाइज करते हैं कोस्ट को। तो सबसे पहले हमें एक फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, वो हम इन इनइक्वालिटीज़ को या जो कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटी हैं उनको प्लॉट करके जो भी कॉमन रीजन आ जाएगा वही हमारा फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 3x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 को प्लॉट करेंगे। उसके लिए हमें करना होगा इसको लाइन की तरीके से प्लॉट, ठीक है। तो इसकी लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 80 को हम, है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x और y का वैल्यूज़। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y कितना होगा, 6y इक्वल टू 80। तो y कितना हो जाएगा 80/6, या 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 40/3, करेक्ट। तो ये आ जाएगा y 40/3। और जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 80/3। सिमिलरली सेकेंड जो कंस्ट्रेंट है उसकी भी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे चलिए देख लेते हैं। x y, तो अगर x 0 तो y कितना आ जाएगा 100/3, और अगर y 0 तो x आ जाएगा यहाँ पर 25। इतना क्लियर है। चलिए अब इनको प्लॉट कर लेते हैं लाइंस को। तो यहाँ पर है 0,40/3, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 40/3 कितना होगा, 13 से जस्ट ज़्यादा। तो यहाँ पर 13 ब्लॉक्स तो नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक को 5 यूनिट मान लेंगे और फिर ये सारे के सारे पॉइंट्स उस पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आ गई है वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन। तो सबसे पहले प्लॉट करना है 0,40/3, दैट मीन्स 13 के आसपास, है ना। तो ये आ गया है 5, 10, 15। तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा 0,40/3, ठीक है। अब सेकंड इसका जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन का 80/3, 0। तो 80/3 दैट मीन्स 27 से थोड़ा सा छोटा, तो 27 पे जाना है। 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, और हमें कहाँ पे जाना है 27 पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा कहीं, तो ये आ जाएगा 80/3, 0। तो ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये और ये वाला। तो इनको अब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी लाइन आ गई है सबसे पहले 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 80। चलिए अब दूसरी लाइन भी प्लॉट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,100/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 33 के आसपास। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा 0,100/3, ठीक है। इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या है 25,0। तो 25 कहाँ होगा 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आ गया आपका 25,0। तो इन दोनों लाइंस को अब हम प्लॉट कर लेंगे। तो 25 यहाँ पर है, यहाँ पर जाना है,
तो कुछ इस तरीके से। तो ये लाइन क्या हो गई है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये 2 लाइन्स तो आ गई है। अब जो हमारी ये इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें रहना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो ये इक्वेशंस है, ये लाइन है, इसने क्या किया, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओरिजिन को पुट करके क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि इस लाइन से इधर हमारा फिजिबल रीजन होगा। मीन्स इस इनइक्वालिटी के लिए, कौन सी इनइक्वालिटी के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए ये सुटेबल रीजन होगा। लेकिन अगर ये 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि उधर वाला सुटेबल रीजन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 0,0 इसमें पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस लाइन से उधर का रीजन इस इनइक्वालिटी को सूट कर रहा है या उधर लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरी इनइक्वालिटी में रखें तो 0,0 0 ग्रेटर देन 100, तो ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस लाइन से भी उधर का रीजन चाहिए, और हमने बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चाहिए x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के कारण। तो जो हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा है ना, वो आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इससे भी उधर जाना है, इससे भी उधर जाना है, इससे भी इधर और इससे भी इधर, तो हम इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। अब आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है उधर की साइड, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनेटली, करेक्ट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। ठीक है, क्योंकि कोई भी बाउंड्री नहीं है उधर की साइड, तो ये आ गया है अनबाउंडेड कॉमन रीजन है, तो इसी को बोलेंगे हम फिजिबल रीजन। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो क्या क्या हो गए, एक तो आपका आ जाएगा ये वाला पॉइंट है ना, और एक आ जाएगा ये पॉइंट, और एक है आपका ये वाला पॉइंट। तो देखो जो ये पॉइंट है ये तो मान लेते हैं हम ए पॉइंट। ठीक है, 80/3,0 करेक्ट, और ये पॉइंट है सपोज बी पॉइंट, जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो पॉइंट है थर्ड कॉर्नर पॉइंट, ये है सी। ठीक है, तो ये आपका फिजिबल रीजन है ना, तो इसी के जो कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं वो ये तीनों होंगे। तो सबसे पहले अब हम बी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हमारा बी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6y है और ये 3y है, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6y हो जाएगा दोनों में। तो चलिए यहाँ पर हम, ये हो जाएगा 8x है ना, 6y इक्वल्स टू 200, 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, और ये तो हमारा है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से माइनस 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 कर देंगे तो 6y से 6y कैंसिल, और 8x माइनस 3x हो जाएगा अपना 5x, और 200 माइनस 80 आ जाएगा 120। तो x कितना आ जाएगा 120/5, तो ये आएगा 24। ठीक है, अब इस 24 को हम इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो 24 है ना, x की जगह 24, तो 24 3 जा हो जाएगा 72 प्लस 6y इक्वल्स टू 80। तो 72 उधर जाएगा माइनस में, तो यह आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 80 माइनस 72 मीन्स 8, और y कितना आ जाएगा 8/6 है ना, या 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 4/3। ठीक है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया है। दैट मीन्स हमें b का कोऑर्डिनेट भी मिल गया है। x कितना है 24 और y कितना है 4/3। तो चलिए अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आ गए। अब टास्क है z फाइंड आउट करना, मीन्स जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज होगी इन कॉर्नर पॉइंट्स पे वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ZA हमारा क्या होगा, A हमारा पॉइंट है 80/3, है ना, तो 80/3 को इसमें पुट करते हैं तो 4 × 80/3, और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0, तो यह आ जाएगा 4 × 80, तो यह आ जाएगा 8 4 जा 32, दैट मीन्स 320/3, और ये ऑलमोस्ट कितना होगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 106.6, यह आ जाएगा वैल्यू।
और अगर जेड बी की बात करें तो जेड बी कितना है हमारा कोऑर्डिनेट 24,4/3, इसको पुट कर लेते हैं जेड में, है ना। तो 4 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 4/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना है 24 4 जा 96 प्लस 3 से जाएगा 6 2 टाइम्स, तो 2 4 जा 8, तो ये आ गया है 104। सिमिलरली जेड सी फाइंड आउट कर लेंगे, तो जेड सी कितना है 0,100/3, इसको पुट करो तो x ये वाला टर्म तो 0 और y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 100/3, तो 3 से जाएगा 6 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 100 200। तो अब हमें मिनिमाइज करना था फंक्शन को, है ना, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू देखना है कौन सा है, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सा होगा, देखो यहाँ पर तो 106 है, यहाँ पर 104 है और यहाँ पर 200 है, तो स्मॉलर वैल्यू क्या हो गया 104। अब देखो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ठीक है। अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन होता तो ये जो स्मॉलर वैल्यू आई है इसी को हम मिनिमम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होने के कारण हम इसको स्मॉलर वैल्यू को मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते डायरेक्टली, ठीक है। उसके लिए हमें एक स्टेप और करना होगा। तो जो ये स्मॉलर वैल्यू आई इसको हम एज्यूम कर लेंगे स्मॉल m, ठीक है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के केस में क्योंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है तो इसमें हम प्लॉट करेंगे z लेस देन m, ठीक है। तो एक और इनइक्वालिटी पे हमें चीज़ें चेक करनी होगी। तो z लेस देन m क्या है कि जो है z जो है वो है अपना 4x प्लस 6y और लेस देन क्या 104, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी भी हमें इस पे प्लॉट करनी होगी और प्लॉट करने के बाद अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, अगर नहीं आया उस केस में हम 104 को मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। अगर कोई कॉमन पॉइंट्स आ गए, कॉमन रीजन आ गया इस इनइक्वालिटी में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, तो हम बोल देंगे कि इसका कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन, अब 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 52, ठीक है। इसको भी प्लॉट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे लाइन बना लेंगे, कौन सी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 52, तो इसको प्लॉट कर देंगे। अगर ये प्लॉट हो गई तो फिर हम ओरिजिन सेटिस्फाई करके देख लेंगे किधर लाई करेगा इसका रीजन, है ना, जैसे हमने इनइक्वालिटीज वो कंस्ट्रेंट वाली प्लॉट की थी। तो x और y, अगर x 0 है ना, x 0 तो y कितना आ जाएगा, देखो 3y इक्वल्स टू 52 बचेगा, है ना, तो y आ जाएगा आपका 52/3, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा अगर y इक्वल्स टू 0 है ना, तो x कितना आ जाएगा 26, क्योंकि 2x इक्वल्स टू 52 है तो x इक्वल्स टू 26। चलिए अब ये कोऑर्डिनेट इस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये है 0,52/3, तो 52/3 कितना 17 से जस्ट ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 10 15 और ये 20, है ना, और हमें चाहिए 17 से जस्ट ज़्यादा, तो 15 और 20 के बीच में होगा सपोज कहीं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 0,52/3। क्लियर है। अब बात करते हैं 26,0 की, तो 26 है 5 10 15 20 25 और ये है 30, ठीक है। लेकिन हमें जाना है 26 पे। अब आपने ध्यान से देखा होगा 80/3 कितना था 27 से जस्ट छोटा, ठीक है। तो ये 26 से तो ज़्यादा ही होगा, दैट मीन्स जो हमारा 26 है वो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, 25 और 27 के बीच में। तो 26 जो ये पॉइंट है ना, ये प्लॉट कर लेते हैं, तो ये आ गया है 26,0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर देते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है ये वाला 26, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, यही वाली z लेस देन m या 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 52। अब हमें चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन की साइड में होगी या
उधर की साइड में होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिन को पुट करते हैं, तो 0 0, तो ये क्या हो गया ओवरऑल 0 लेस देन 52, तो 0 लेस देन 52 क्या ये पॉसिबल है? यस, ये तो होता ही है, 0 तो छोटा ही होता है 52 से। तो इसीलिए जो ये लाइन आई है हमारी ये वाली, इससे ओरिजिन की साइड में हमारा रीजन होगा इस इनइक्वालिटी का। समझ में आ रही है बात? तो इस इनइक्वालिटी का जो रीजन होगा वो होगा ओरिजिन की साइड, ठीक है। तो हमने बताया था कि इस इनइक्वालिटी का जो रीजन है और यूबीआर मीन्स अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन रीजन है या नहीं है। तो देखो ये लाइन यहाँ से आ गई है और जो उधर का कॉमन रीजन है वो कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन रीजन दोनों में नहीं है, है ना। तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो कॉमन रीजन या कॉमन पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, है ना, कॉमन पॉइंट्स इन किस किस में, यूएफआर, है ना, यूएफआर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एंड जेड लेस देन एम, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में और यूबीआर में कोई भी कॉमन पॉइंट या कॉमन रीजन नहीं है, दैट मीन्स सो जेड मिनिमम, तो जेड मिनिमम क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉलर वैल्यू आई है इसी को हम जेड मिनिमम बोल देंगे व्हेन देयर इज नो कॉमन पॉइंट, है ना। जेड मिनिमम इक्वल्स टू 104 एट विच पॉइंट 24,4/3, ठीक है। तो यहाँ पर जेड मिनिमम आ गया है, मीन्स मिनिमम कॉस्ट आ गई हमारी 104 और पॉइंट्स क्या आ गया है किस पॉइंट पे 24,4/3। तो जो हमने फूड F1 की मानी थी क्वांटिटी है ना, x माना था, तो 24 और ये है y, दैट मीन्स फूड F2 की क्वांटिटी है ना वो है 4/3 और उस पे क्या होगा हमारा मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा 104। तो इस तरीके से आप फर्दर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। There are two types of fertilizers F1 and F2. F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है F1 और F2 और उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं वो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए मैंने बना लिया है F1 और F2 नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो F1 के अंदर है 10% नाइट्रोजन, दैट मीन्स 10% नाइट्रोजन है एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड, तो 6%। फूड 2 एंड फूड 2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन, दैट मीन्स 5% ये आ गया एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आ गया है 10% फॉस्फोरिक एसिड। आफ्टर टेस्टिंग द सोयल कंडीशंस अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एट लीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो कम से कम 14 kg तो चाहिए, ठीक है। तो एट लीस्ट ये आ जाएगा नाइट्रोजन पे कंस्टेंट एट लीस्ट 14 kg, ठीक है, एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें भी आ जाएगा एट लीस्ट 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फॉर हर क्रॉप इफ F1 कॉस्ट ₹6 पर kg, ठीक है। तो F1 की कॉस्ट क्या है 6 रुपीज़ पर kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 पर kg। डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज सो दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर मेट एट अ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, तो हमें ये बताना है कि F1 की कितनी क्वांटिटी लगेगी, F2 की कितनी क्वांटिटी लगेगी, ताकि जो न्यूट्रिशनल है ना रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाए और ये जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो F1 है उसकी x kg क्वांटिटी लगेगी, कितनी x kg, और जो F2 है उसकी कितनी लगेगी y kg क्वांटिटी, ठीक है। और तब हमारी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। तो हमें x और y फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो करते हैं हम कॉस्ट के फंक्शन को फाइंड आउट, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी z, यह हो जाएगी भाई 6 रुपीज़ पर kg हमारी F1 की कॉस्ट है और x kg हमें ज़रूरत है, तो ये आ जाएगा 6x
प्लस सिमिलरली 5 kg हमें 5 रुपीज़ मिलता है, कॉस्ट पड़ती है F2 की, ठीक है। तो y kg है वो, तो ये आ जाएगा 5y, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट का फंक्शन। इसी को हमें मिनिमाइज करना है, तो इसलिए हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा आ गया है z = 6x + 5y। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो कंस्ट्रेंट क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो एटलीस्ट 14 kg होना चाहिए, ठीक है। और जो ये है फूड F1 में 10% नाइट्रोजन है, तो इसमें डायरेक्ट क्वांटिटी दी गई है लेकिन यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो 10% नाइट्रोजन है ऑफ x kg, ठीक है। तो जितना भी F1 है उसका हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 10%, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10% ऑफ x हो गई हमारी नाइट्रोजन F1 में, और 5% ऑफ y हो गई नाइट्रोजन F2 में, तो 5% ऑफ y हो गई F2 के अंदर। और ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 14 kg होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 14, इतना क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो जाएगा 20 टाइम्स, यहाँ पर भी 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया है 2x/20, और ये आ गया है y/20, तो 2x/20 प्लस y/20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो यहाँ पर 20 एलसीएम लेके और उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 × 14, तो ये आ जाएगा 280, ठीक है। अब बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड पे कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ पर है दैट 6% ऑफ, है ना, 6% ऑफ x kg इज इन F1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6/100 × x प्लस सिमिलरली यहाँ पर है 10% इन फूड F2, तो 10% इन फर्टिलाइजर F2, तो ये आ जाएगा आपका 10/100 × y ग्रेटर देन और इक्वल टू अगेन 14, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 3 = 6 और ये 50। सिमिलरली यहाँ पर 2 5 = 10 और ये 50, ठीक है। तो ये आ गया है 3x/50 प्लस 5y/50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो इसमें भी हम 50 एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 5 = 70 और 1 0 है तो 700। तो ये दोनों आ गए हमारे कंस्ट्रेंट्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड से। अब हमारे जो अदर कंस्ट्रेंट्स है वो क्या है कि जो x kg है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे आ गए कंस्ट्रेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है और कंस्ट्रेंट्स भी है। तो अब क्या करना है, सिंपली इसको मिनिमाइज करना है ना, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पर कि जो ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 280 है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 है। तो इससे आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा, ठीक है, क्योंकि इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। तो इसीलिए ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होने के कारण हम कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जेड की, और जो भी उसमें स्मॉलर वैल्यू आएगी उसी को हम स्मॉल एम बोल देंगे क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। तो हम फिर प्लॉट करेंगे जेड लेस देन एम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि z लेस देन m और जो फिजिबल रीजन आएगा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन उसमें चेक करने की कोई कॉमन पॉइंट है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और तो उसी लिए हम क्या बोल देंगे कि जो z मिनिमम आएगा वो आ जाएगा आपका 1000, है ना, और किस कोऑर्डिनेट पे आएगा, वो आएगा 100,80 पे, ठीक है। तो z मिनिमम इक्वल्स टू 1000 एट 100,80। तो 100 क्या है, 100 है F1 की क्वांटिटी, है ना, जो फर्टिलाइजर 1 है उसकी चाहिए हमें 100 kg और फर्टिलाइजर 2 की चाहिए 80 kg क्वांटिटी, ठीक है। तो उसी पे हमें मिल जाएगा z मिनिमम, ठीक है। तो आप लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजिली सोल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेते हैं।
The corner points of the feasible region determined by the following system of linear inequalities: 2x plus y less than or equal to 10, x plus 3y less than or equal to 15, x comma y greater than or equal to 0 are 0, 0, 5, 0, 3, 4 and 0, 5. Let z equals to px plus qy where p, q is greater than 0. Condition on p and q so that the maximum of z occurs at both 3, 4 and 0, 5 is. तो हमें यहाँ पर फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली हमें कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। ये हमारा z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और बोला गया है कि कंडीशन बताओ p एंड q पे। आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन है उसमें p और q में रिलेशन है, तो हमें कंडीशन बतानी है सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z, कि जो z का मैक्सिमम है वो 3, 4 एंड 0, 5 पे अकर हो रहा है। मीन्स z में अगर ये वैल्यूज हम पुट करें तो दोनों मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स दोनों इक्वल वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। अगर अनइक्वल होती तो कोई एक ही मैक्सिमम होती उनमें से, लेकिन मैक्सिमम दोनों पे मिल रहा है, दैट मीन्स दोनों पे इक्वल वैल्यू मिल रही है, कुछ ना कुछ, है ना। तो z 3, 4 इक्वल्स टू z 0, 5। समझ में आ रही है बात। z में अगर हम 3, 4 पुट करें और वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू z में 0, 5 पुट करने पे आएगी, ठीक है। चलिए z के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3p प्लस y की जगह 4 पुट करेंगे तो 4q इक्वल्स टू 0, 5 पुट करेंगे तो x की जगह 0 तो p इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, है ना। 0 प्लस y की जगह 5 तो 5q हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जो ये 4q है उधर जाके माइनस में q हो जाए, माइनस का 4q हो जाएगा, तो ये बचेगा 3p इक्वल्स टू 5q माइनस 4q, तो 3p इक्वल्स टू q, है ना। 5q माइनस 4q आ जाएगा q, तो q इक्वल्स टू 3p आ गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नो ये भी नहीं, है ना। ये p इक्वल्स टू 3q है बट हमारा q इक्वल्स टू 3p, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसीलिए ये भी नहीं आएगा। q इक्वल्स टू 3p, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस z में वो मैक्सिमम के लिए इस पे और इस पे अकर हो रहा है तो हम इक्वेट कर देंगे और q इक्वल्स टू 3p आ गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।